तो बच्चों आपसे ये क्वेश्चन अब पूछा गया है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स x एंड y। तो ये पॉइंट x है और ये वाला पॉइंट y है, तो इसके बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो अब हम कैसे निकालेंगे भाई? तो देखो 5 ओम, अब इसका ऑप्शन दिया है आपको 5 ओम, 10 ओम, 15 ओम, 60 ओम जो आंसर है। तो पहले तो आप सॉल्व कर लो, पहले तो जो आपको डायरेक्ट सीरीज और पैरेलल दिख रहा है ना बच्चों, उनको आप सॉल्व कर लो। तो देखो ये 30 ओम ये कनेक्टिंग वायर के साथ पैरेलल है, और आपको याद होगा मैंने बताया था कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस जीरो होता है। तो अगर इसका रेजिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली कितना है बच्चों? जीरो है। तो ये दोनों का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा? तो इसका जो इक्विवेलेंट होगा बच्चों, इसको आप R1 बोल लो, तो ये भी जीरो होगा। क्यों? क्योंकि ये पैरेलल है, पैरेलल R1 और ये R2 जीरो। तो आपको याद होगा मैंने बताया था फॉर्मूला R1 इंटू R2, दो के लिए आप लगा सकते हो, अपॉन R1 प्लस R2। तो यहाँ पे तो ऊपर जीरो आ गया ना, तो जीरो अपॉन कुछ भी तो जीरो हो जाएगा। तो R1 जीरो, मतलब ये रेजिस्टेंस तो है ही नहीं यहाँ पर, इसको आप ऐसे ही हटा सकते हो इसके कॉम्बिनेशन को, है ना। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये हमें समझ में आता है। देखो वैसा ही काम यहाँ पर है, ये देखो ये यहाँ पे भी एक 10 ओम है और ये कनेक्टिंग वायर है, तो इसका रेजिस्टेंस जो है बच्चों वो जीरो है। तो इसका भी जो इक्विवेलेंट है R2, वो भी आपका क्या हो जाएगा बच्चों? जीरो। तो इसके होने का भी कोई मतलब नहीं है, इस रेजिस्टेंस के होने का भी कोई मतलब नहीं है। तो इन दोनों को तो अब हटा ही दो आप सर्किट में, वो ऐसे कंफ्यूज करने के लिए दिए गए थे आपको। फिर ये देखो ये तीनों आपको साफ साफ दिखाई दे रहे हैं कि पैरेलल है, ये तीनों 30 ओम, 30 ओम, 30 ओम, और ये तीनों पैरेलल है, और पैरेलल भी सेम रेजिस्टेंसेस हैं। तो मैंने आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन में सिखाया था कि अगर आपके सेम रेजिस्टेंसेस के पैरेलल कॉम्बिनेशन हो तो C बाई एन, R बाई एन हो जाता है, मतलब डिवाइड बाई नंबर हो जाता है। तो ये 30 ओम के रेजिस्टेंस तीन है, तो 30/3 हो जाएंगे। तो बच्चों ये बनेगा 10 ओम, मतलब इसका इक्विवेलेंट है 10 ओम। तो देखो फाइनली आपका डायग्राम कैसे बनेगा, अगर इसको फाइनली डायग्राम बनाएंगे तो बच्चों ये 10 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ पे ये पॉइंट एक्स है, ये आपने पैरेलल पूरा सॉल्व कर लिया, तो ये आपका बच्चों 30 ओम हो गया। फिर यहाँ पर देखो बच्चों, सॉरी 30 ओम बोल रहा हूँ, 10 ओम हो गया। ये 10 ओम सॉल्व कर लिया ना आपने R3, तो यहाँ पे 10 ओम लिख दीजिए, और ये 30 ओम है ही, तो ये 30 ओम लिख दीजिए इस तरीके से। और ये वाला पॉइंट, अब ये वाला रेजिस्टेंस तो है ही नहीं, तो ये तो जीरो हो गया, तो इसको तो आप कनेक्टिंग वायर से हटा दीजिए, तो वो रेजिस्टेंस हट गया। और ऊपर ये वाला पॉइंट आपका बच्चों वाई है। फिर नीचे अगर हम डायग्राम बनाए तो ये वाला रेजिस्टेंस 20 बचा हुआ है, और ये भी हट गया है, तो इसको हटा दो, और ये फाइनली यहाँ पर। तो ये डायग्राम आपका बनेगा फाइनली। अब ध्यान से देखो, तो ये 10 ओम और बच्चों ये 30 ओम, ये दोनों आपको सीरीज में दिख रहे हैं, तो R4 सीरीज में है, तो 10 प्लस 30 डायरेक्टली जोड़ दो, तो ये हो जाएगा 40 ओम। अब देखो फिर से सर्किट को रीड्रॉ कर लो, एक काम करो, तो यहाँ पे जिन दो पॉइंट्स के बीच में आपको रेजिस्टेंस बनाना है, निकालना है, उन दोनों पॉइंट्स को आप एक्सट्रीम में ले लो, मतलब एक दूसरे से, एक को LHS में ले लो, एक को RHS में ले लो। उसके बाद इन दोनों पॉइंट्स के बीच में आप रेजिस्टेंस बनाओ, तो देखो x और y के बीच में ये 40 ओम जुड़ा है, तो x और y के बीच में मैंने 40 ओम जोड़ दिया भाई। अब देखो x और y के बीच में ये 10 ओम और ये 20 ओम, तो x और y के बीच में पहले ये 10 ओम और फिर ये 20 ओम जोड़ दिया, और फिर ये y से कनेक्ट हो गया। अब देखो, अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये दोनों सिंपल सर्किट दिखाई दे रहा होगा, ये दोनों सीरीज में दिख रहे होंगे, तो ये 30 हो गया, और बच्चों ये वाला नीचे वाला 40 हो गया, और 30 और 40 आपको पैरेलल में दिख रहा है। तो R इक्विवेलेंट में आप पैरेलल लगा दोगे, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो 30 इंटू 40 डिवाइड बाई 30 प्लस 40, तो बच्चों कितना आ जाएगा? 30 प्लस 40 अगर हम करेंगे यहाँ पर, तो ये आ जाएगा जीरो, और ये जीरो कैंसल, तो बच्चों यहाँ से आ जाएगा ये 3 इंटू 4, तो ये 120/7, है ना। अब ये 120/7 अगर आप सॉल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेटली देख लो किसके पास आता है ये, है ना। अगर आपका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रहा है तो आपको देखना पड़ेगा कि किसके पास आ रहा है। तो जैसे ही आप 120/7 करोगे, तो 120/7 का बच्चों क्या आंसर होता है? आप लोग कैलकुलेशन बताइए, कितना आंसर हम लिख सकते हैं इसका? 17 हाँ, तो यहाँ पे 17.14,
ओम। अब आप देख लो कभी कभी ऑप्शन जो है वो अप्रोक्सीमेटली दिया रहता है, तो ये 17.14 जो आपका आंसर है वो बच्चों लगभग लगभग किसके पास है, आप देखो तो 15 ओम, तो 15 ओम आपका ऑप्शन हो जाता है। तो इस तरीके से आप चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि हमने कैसे सॉल्व किया है। देखो बच्चों ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, इसमें ये बोला गया है कि रेजिस्टेंस आर, 2R, 4R, 8R एंड सो ऑन, ऐसे इंफिनिटी रेजिस्टेंस है, मतलब इस पैटर्न में है रेजिस्टेंस की वैल्यूज। आर है, फिर उसका डबल 2R, उसका डबल 4R, उसका डबल 8R, उसका डबल 16R, इस फॉर्मेट में होंगे। और ये ऐसे इन्फिनाइट रेजिस्टेंस है और उनको पैरेलल में कनेक्ट किया गया है, ये उन्होंने कहा है। तो आपको बताना है कि उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हुआ है ना। तो देखो मैंने यहाँ पे बता देता हूं मैं आपको। तो इस तरीके से कनेक्ट किए गए हैं रेजिस्टेंस, है ना बच्चों। ये आपका आर, फिर उसके पैरेलल में उसका डबल रेजिस्टेंस 2R, फिर उसके पैरेलल में उसका डबल रेजिस्टेंस दैट इज 3R, और नहीं सॉरी 3, इसका डबल 4R है ना, 2 का डबल 4R, और ऐसे सो ऑन। ऐसे कितने रेजिस्टेंसेस बच्चों पैरेलल में लगे हैं, इनफिनाइट रेजिस्टेंस लगे हैं इस तरीके से। अब इनका इक्विवेलेंट बताना है, तो ठीक है इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो सॉल्यूशन, तो यहाँ पे जब R इक्विवेलेंट लगाते हो बच्चों आप पैरेलल में, तो उसका फॉर्मूला आपको पता है कि 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1, R1 की जगह R, प्लस 1/R2 दैट इज 2R, प्लस 1/R3 दैट इज 4R, प्लस 1/16 8R, उसका डबल 16R आएगा फिर, है ना, ऐसे सो ऑन, ऐसे आपका इन्फिनिटी होगा। अब इसमें बच्चों आप कॉमन ले लो 1/R, 1/R तो कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस सो ऑन। अब देखो बच्चों यहां तक अगर आपने सॉल्व कर लिया है तो बढ़िया, इतना तो कर लेते हैं बच्चे, है ना। इसके बाद दिक्कत होती है, अब ये समझ में नहीं आता इसको क्या करें। तो ये बच्चों एक टाइप की सीरीज है, जैसे अभी आपने मैथ्स में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा होगा, है ना, एपी, या फिर आपको पढ़ाया जाएगा, एक सीरीज पढ़ाई जाएगी, वैसे ही ये एक सीरीज है, इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, है ना। तो एक सीरीज होती है जिसका नाम होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब ये सीरीज कैसी होती है, जीपी भी बोलते हैं शॉर्ट में। ये सीरीज होती है ए मल्टीप्लाइड बाई आर, ए मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर, ए मल्टीप्लाइड बाई आर क्यूब एंड सो ऑन। ये ऐसा सीरीज चलता जाता है ना। यहाँ पे आपको याद रखना है जो ए है वो फर्स्ट टर्म है, और ये जो आर है वो आपका कॉमन रेशियो है, कॉमन रेशियो। अब ये जो इन्फिनाइट टर्म्स का सम है बच्चों, जीपी का जब ऐसे इन्फिनाइट टर्म्स होते हैं और उनका सम का जो है, अगर आर की वैल्यू लेस देन 1 है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ये आपको फिजिक्स में कई जगह काम आ जाती है, ऐसी सीरीज बन जाती है ना। तो इफ आर इज लेस देन 1, अगर आर 1 से छोटा है, कॉमन रेशियो अगर 1 से छोटा है, देन सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म्स ऑफ जीपी, तो जो सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म्स होगा जीपी का, उसका फॉर्मूला होता है बच्चों 1/a माइनस आर, है ना। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला होता है जीपी का। जब आप इसको क्या करेंगे बच्चों, सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म्स करेंगे, ए आर प्लस ए आर प्लस, आप बच्चों करोगे कितना, ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब, इस तरीके चलता जाए। और अगर आर की वैल्यू बच्चों छोटी हो, किससे छोटी हो, 1 से छोटी हो, तो फिर इस जीपी का जो सम आता है वो सम इस तरीके से लिखा जाता है ना, उसका फॉर्मूला होता है
तो वो मैंने आपको बता दिए यहाँ पर, है ना। तो उसका सम ऑफ इंफिनिटी टर्म्स है ना, एस इंफिनिटी का मतलब सम ऑफ इंफिनिटी टर्म्स ऑफ किसका बच्चों, किसका इंफिनिटी टर्म्स है, जीपी का, है ना। जीपी का इन्फिनाइट टर्म्स होते हैं ना, तो उसका जो सम होता है उसका ये आपके सामने फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला हमारे काम का होता है, तो इस फॉर्मूले को आप जरूर याद रखेंगे। मैंने थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिया फॉर्मूला, ये ए ऊपर होता है और यहाँ पे 1 होता है ना, ये फॉर्मूला है A/1 - R, है ना। तो ये फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे। तो ऐसा इन्फिनिटी टर्म्स होगा और R <1 होगा, तो आपको सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म्स लिखना होता है A/1 - R। तो ये फॉर्मूला याद रखें, ये जीपी याद रखें, ये इतना आपको पोर्शन याद रखना पड़ेगा मैथ्स का। तो ऐसे सवाल आपसे अब बन जाया करेंगे। अब देखिए, ये जो सीरीज है ये आपको जीपी की सीरीज ही दिखेगी। कैसे, मैं आपको यहाँ पे लिख के बताता हूँ। ये 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R, ये 1, तो देखो बच्चों ए की जगह 1 है, प्लस 1/2, तो आप इसको ऐसे लिखो 1 इंटू 1/2, है ना, 1 इंटू 1/2, फिर प्लस इसमें लिखो आप 1 इंटू, ये जो 4 है ये 2 का स्क्वायर है, तो इसको 1/2 का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। इस 4 को 1 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 का होल स्क्वायर, प्लस 1/8 को क्या लिखा जा सकता है बच्चों, 1/2 का होल क्यूब, और ऐसे ही चलता जाएगा। 1/16 को आप लिख सकते हो 1/2 का पावर होल पावर 4। अब आप देखो, आपको जीपी दिखाई दे रही है कि नहीं। ये ए फर्स्ट टर्म 1 है, फिर a इंटू आर 1/2, फिर ए आर स्क्वायर 1 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर, ए आर क्यूब 1 इंटू 1/, और ये ऐसे कितने टर्म्स का सम है, ये इन्फिनिटी टर्म्स का सम है। यानी कि अगर हम इसको कंपेयर करें जीपी के साथ, तो आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों कि जीपी के साथ कंपेयर करने पर आपको कॉमन रेशियो फर्स्ट टर्म जो है उसकी वैल्यू 1 दिखाई देगी, और जो आपका कॉमन रेशियो है वो 1/2 दिखाई देगा। और देखो 1/2 जो है वो 1 से छोटा होता है, और अगर 1 से छोटा है तो इन्फिनिटी टर्म्स का ये सम का फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं बच्चों। तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R, और यहाँ ब्रैकेट में इस पूरे को सम कर दो। सम का फॉर्मूला A/1 - R, तो A की वैल्यू 1 है, अपॉन 1 - R, तो R की वैल्यू है 1/2। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये नीचे 1/2 बचेगा, तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/R। लेकिन अभी आंसर नहीं आया, 2/R इज नॉट योर आंसर। अभी तो ये 1/R इक्विवेलेंट है, हमें R इक्विवेलेंट चाहिए, तो इसका रेसिप्रोकल करो। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी रेसिप्रोकल करने के बाद R/2, तो R/2 ओम। तो दिस इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। तो ये वाला ऑप्शन आपके सही ऑप्शन में आएगा। इस तरीके से हमने इसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को निकालना होता है। तो ये छोटा सा मैथ्स का कॉन्सेप्ट लगता है बच्चों, बच्चों को पता नहीं होता इसलिए बनता नहीं है। बाकी अगर आपको ये पता हो गया है तो अब इस टाइप के आपके सवाल सॉल्व हो पाएंगे आसानी के साथ। तो देखिए बच्चों, अब आपको ये क्वेश्चन दिया गया है, ऐसे रेजिस्टेंसेस है आर 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 और आर, और आपको ये बताना है कि ए और बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, है ना। तो ठीक है बच्चों, इसको निकालते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए, सबसे पहली बात तो कभी भी आपको सर्किट डायग्राम दिया जाए तो उसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को निकालने के लिए आप पहले तो ये देखा करो कि कोई चीज सीरीज में है कि नहीं है, सीरीज और पैरेलल आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं। तो देखो ये रेजिस्टेंस बच्चे सोच लेते हैं सीरीज में है, लेकिन ये सीरीज में नहीं है बच्चों। ये बी पॉइंट है ना, तो यहाँ से बैटरी कनेक्ट होगी, तो एक ब्रांच और यहाँ से ऐसे जाएगी, वैसी ए से भी एक ब्रांच जाएगी, तो यहाँ से जब करंट आएगी तो ये करंट डिवाइड हो जाएगी, जबकि सीरीज में करंट डिवाइड नहीं होती। तो ये दोनों जो है बच्चों वो आपके क्या नहीं है, सीरीज में नहीं है ना। तो कई बार बच्चे ये सोचते हैं कि ये और ये वाला रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल है। ये भी सोचना गलत है बच्चों, क्योंकि ये दोनों कॉमन पॉइंट से नहीं जुड़े हैं। ये ए से जुड़ा है और ये वाला रेजिस्टेंस बी से जुड़ा है, तो एक पॉइंट तो कॉमन है कि इन दोनों को रेजिस्टेंस को ए से जोड़ा गया, बट इसका ये वाला पॉइंट यहाँ अलग पॉइंट पे जुड़ा है सी पर, और ये वाला पॉइंट बी है, तो ये दोनों एक पॉइंट से नहीं जुड़े हुए हैं जो इसका अदर एंड है, तो ये दोनों पैरेलल में भी नहीं है। तो इस तरीके से सोचना गलत है ना।
लेकिन अगर आप ये दोनों रेजिस्टेंस को देखो तो अगर सोचो कि बच्चों जो करंट इस ब्रांच में जाएगी आई, वो इस ब्रांच से पक्का जाएगी, मतलब इस आर से जो करंट जाएगी वो इस आर से जरूर जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कोई डिवीजन के लिए जगह नहीं है, कोई दूसरी ब्रांच कनेक्ट नहीं है। तो ये आप ऊपर के जो दो रेजिस्टेंस है ये आप कंफर्म बोल सकते हो कि ये सीरीज में। तो सबसे पहले आप इनको ही सॉल्व करो, ये दोनों जो ब्रांच हैं ये सीरीज में है। तो अगर इस पॉइंट को हम सी मान लेते हैं, ये आ गया, तो यहाँ पे फिर से इस सर्किट को रीड्रॉ करते हैं। तो ये बच्चों आपका पॉइंट ए हो गया, ये रेजिस्टेंस आपका आर हो गया, ये वाला पॉइंट आपका बी हो गया, ये वाला रेजिस्टेंस आपका आर हो गया, ये वाला पॉइंट बच्चों आपका सी हो गया, और ये वाला रेजिस्टेंस आपका आर हो गया। अब देखो ये ए और सी के बीच में ये दोनों सीरीज में है, तो आर और आर क्या हो जाएंगे बच्चों, 2R। तो ए और सी के बीच में जोड़ दो 2R रेजिस्टेंस। तो बच्चों ए और सी के बीच में हमने 2R रेजिस्टेंस जोड़ दिया। अब आप ध्यान से देखो तो ये 2R का एक एंड ए से जुड़ा है, और 2R का और R का एक एंड आपका बच्चों किस पे जुड़ा है, ए और सी के बीच में। मतलब अब ये दोनों आपको पैरेलल में दिखाई दे रहे हैं, ये आर और ये 2R। तो आप पैरेलल कॉम्बिनेशन लगा दो। अब पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, R1 मल्टीप्लाइड बाई R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो 2R प्लस R, तो ये हो जाएगा 3R। तो R और R कैंसिल हो जाएगा, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा 2R/3। अब ये 2R/3 आपका, इन दोनों को आपने पैरेलली सॉल्व कर दिया ए और सी के बीच में, तो फिर से सर्किट को रीड्रॉ कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला पॉइंट ए, ये वाला रेजिस्टेंस आर, ये वाला पॉइंट बी, और ये पॉइंट सी जिसमें एक आर यहाँ जुड़ा हुआ है, और ए और सी के बीच में पैरेलल सॉल्व हो चुका है। तो एक रेजिस्टेंस बचा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विच इज इक्वल्स टू 2R/3। अब देखो बच्चों ये 2R/3 और ये आर, अब जो करंट इससे जाएगी वही करंट इस आर से जाएगी। तो ये आर और 2R/3 ये सीरीज में होगा ये दोनों। तो अगर आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे सीरीज को, तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, मतलब 2R/3 प्लस आर विच इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चों, 5R/3। तो 5R/3 हो गया, तो वो अब ए और बी के बीच में जुड़ेगा। तो इसके बाद अगर फर्दर हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे, तो ये ए वाला पॉइंट आपका, ये पॉइंट बी वाला पॉइंट, ये आर है, और ए और बी के बीच में ये रेजिस्टेंस आ गया है कितना, सॉल्व होके 5R/3। अब देखो बच्चों ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल में। तो आपका जो आर इक्विवेलेंट होगा अब वो आप निकाल सकते हो, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू पैरेलल रेजिस्टेंस। तो R1 दैट इज 5R/3 मल्टीप्लाइड बाई R2 दैट इज R डिवाइड बाई 5R/3 प्लस R। तो ये 8R/3 आ जाएगा जब आप सॉल्व करोगे, तो ये 8R/3। तो ये R/3 कैंसिल। तो बच्चों आर इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला है, आर इक्विवेलेंट का जो रिजल्ट है वो कितना आ गया, 5R/8। तो आंसर इज 5R/8 ओम। तो दिस इज योर फाइनल आंसर टू दिस प्रॉब्लम। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने कैसे सॉल्व किया है। तो बच्चों आपको ये क्वेश्चन दिया गया था, ए और बी के बीच में 3 आर जुड़े हैं, ये ऐसे कनेक्टिंग वायर है, ये ऐसे कनेक्टिंग वायर जो लगा हुआ है। तो आपको बताना है कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है ए और बी के बीच में, है ना। अब ये बच्चों को क्वेश्चन टफ लगता है, लेकिन उतना टफ है नहीं, अगर आप बेसिक्स से चलेंगे तो ये क्वेश्चन बन जाया करेगा। मैंने आपको एक बात बताई थी जब मैंने आपका सर्किट थ्योरी स्टार्ट की थी, तो मैंने कहा था कि जो कनेक्टिंग वायर होता है बच्चों, उसका जो बीच में रेजिस्टेंस नहीं होता, इसलिए उसमें आप पोटेंशियल डिफरेंस 0 मान सकते हो। यानी कनेक्टिंग वायर के हर पॉइंट पे पोटेंशियल जो होता है बच्चों वो सेम होता है, ये मैंने आपको बताया था। अब देखो इस ऐसे कभी भी सर्किट आया करे ना, तो इसको आप रीड्रॉ करके देखा करो। जब आप उन सर्किट्स को रीड्रॉ करते हो ना, तो फिर वो सर्किट आपको आसान लगते हैं। जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में अगर मैं आपका ये वाला पॉइंट बी मान रहा हूं, तो बच्चों ये कनेक्टिंग वायर से जुड़ा है, तो इसके बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। तो अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल बी है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी बी है। ये भी कनेक्टिंग वायर से जुड़ा है, तो ये भी सेम पोटेंशियल पे होगा बी। ये भी कनेक्टिंग वायर है, तो ये भी पोटेंशियल बी होगा, और ये भी कनेक्टिंग वायर से जुड़ा है, तो यहाँ का पोटेंशियल भी बच्चों बी होगा। वैसे ही अगर ये ए है, तो ये वाला पोटेंशियल ए है, तो ये कनेक्टिंग वायर से जुड़ा है, तो सेम पोटेंशियल पे है, तो ये भी ए है। ये भी सेम पोटेंशियल पे तो ए है, और ये भी सेम पोटेंशियल पे तो ए है। अब आप सर्किट को रीड्रॉ करो जरा एक बार, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको दिखाई दे जाएगा कि ये रेजिस्टेंस कैसे कनेक्टेड है। तो आपसे फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बन जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं सर्किट को रीड्रॉ करूं, तो जिस दो पॉइंट के बीच में आपको रेजिस्टेंस निकालना है उसको एक्सट्रीम में रखते हैं ना, ये मैंने आपको बताया था।
तो ये जो रेजिस्टेंस है बच्चों ये वाला, ये ए और बी के बीच में, तो ए और बी के बीच में आप जोड़ दो, ये आर जुड़ गया। ये सेकंड वाला रेजिस्टेंस भी देखो तो ये ए और बी के बीच में ज्वाइन है, तो ए और बी के बीच में ये वाला रेजिस्टेंस जोड़ दो। फिर इस रेजिस्टेंस को देखो तो ये भी ए और बी के बीच में, तो ये भी ए और बी के बीच में जोड़ दो आप, तो ये भी यार। अब देखो आपको सिंप्लीफाइड डायग्राम दिख गया। अब आपको समझ में आ रहा है कि एक्चुअल में तो ये तीनों रेजिस्टेंसेस जो हैं ये तो पैरेलल में, तो आर इक्विवेलेंट निकालना कोई कठिन बात नहीं है। अब अगर आपके इक्वल रेजिस्टेंस एन इक्वल रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो उसका इक्विवेलेंट होता है आर बाई एन। यहाँ पे 3 इक्वल रेजिस्टेंसेस हैं पैरेलल में, तो इसका आंसर हो जाएगा आर बाई 3 ओम। तो दिस इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। तो कभी कभी सर्किट को जब आप रीड्रॉ करते हो तो बहुत आसानी से आपका सर्किट बन जाता है और आंसर आ जाता है। तो आई होप आपको क्लियर होगा कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर हम नीचे सॉल्व करेंगे इसका सॉल्यूशन, तो आप सर्किट को रीड्रॉ करो, कई बार रीड्रॉ करने में आसानी से आंसर आ जाता है। तो ये वाला पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी है, तो यहाँ रेजिस्टेंस लगा हुआ है तो दिक्कत है नहीं, यहाँ रेजिस्टेंस लगा है तो ये पॉइंट ए नहीं हो सकता, और यहाँ भी रेजिस्टेंस लगा है तो ये पॉइंट बी नहीं हो सकता। तो ये कोई दूसरा पॉइंट है बच्चों, तो इसका पोटेंशियल आप सी मान लो, सी मान लो। तो ये आपका सी है, तो ये कनेक्टिंग वायर से जुड़ा हुआ है, तो ये सी है, तो इसके पूरे हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है, तो ये भी आपका कैसा होगा बच्चों, सी होगा। अब आप सर्किट को रीड्रॉ करो। रीड्रॉ करने का तरीका क्या है कि आप जो दो पॉइंट्स के बीच में रेजिस्टेंस निकालना चाहते हो उनको एक्सट्रीम में रखो, और अगर कोई नया पॉइंट आया है तो उसको आप बीच में रख दो। तो जैसे सी आया तो सी को बीच में रख दो। अब ये 6 ओम के बारे में देखें तो ये 6 ओम रेजिस्टेंस ए और सी के बीच में जुड़ा है, तो ए और सी के बीच में आपने 6 ओम जोड़ दिया। ये जो 6 ओम है ये भी ए और सी के बीच में जुड़ा है, तो इसको भी आप ए और सी के बीच में जोड़ दो 6 ओम, तो ये भी हो गया। ये 10 ओम सी और बी के बीच में जुड़ा है, और ये 10 ओम भी सी और बी के बीच में जुड़ा है, तो ये 10 ओम को आप जोड़ लो सी और बी के बीच में, ये भी अपना निपट गया। और उसके बाद सी और बी के बीच में ये वाला पॉइंट जोड़ लो, ये वाला 10 ओम, तो ये भी जुड़ गया आपका, तो ये भी 10 ओम हो गया, है ना। उसके बाद तो देखो बच्चों ये 16 ओम बच गया, तो इसको भी आप, ये 16 ओम ए और बी के बीच में जुड़ा है, तो ए और बी के बीच में फाइनली ये आपने 16 ओम जोड़ दिया। अब देखो आपको समझ में आ गया होगा रीड्रॉ करने के बाद कि ये 6 ओम और ये 6 ओम तो आपस में पैरेलल हैं, तो 6/2 हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। जब दो इक्वल रेजिस्टेंसेज हैं पैरेलल में जुड़े होते हैं तो इक्विवेलेंट हाफ हो जाता है, तो ये 3 ओम बचेगा। वैसे ये 10 ओम और ये 10 ओम बच्चों ये आपका हाफ हो जाएगा, तो ये 5 ओम बचेगा। तो जो अब आपका डायग्राम है सर्किट डायग्राम वो कैसा बना, देखो यहाँ पे ये पॉइंट बच्चों ए बचा है, ये पॉइंट बी बचा है। अब ए और बी के बीच में ये पॉइंट बच्चों आपका सी है, तो ए और सी के बीच में 3 ओम का रेजिस्टेंस बचा है, तो ये आपका 3 ओम हो गया। और सी और बी के बीच में आपका 5 ओम का रेजिस्टेंस बचा है, तो ये 5 ओम हो गया। और नीचे ए और बी के बीच में 16 ओम तो पहले से जुड़ा ही हुआ है, तो ये 16 ओम हो गया। अब आप ध्यान से देखें तो ये जो 3 है और ये 5 है बच्चों, ये दोनों आपके सीरीज में दिखाई दे रहे हैं, देखो ए और बी के बीच में, तो ये 8 ओम हो गया। अब ये 8 ओम और 16 ओम ये दोनों पैरेलल में होंगे, तो जो आपका आर इक्विवेलेंट होगा वो R1 इंटू R2 मतलब 8 इंटू 16 डिवाइड बाई आपका बच्चों R1 प्लस R2, तो कितना हो जाएगा 8 प्लस 16 तो 24, तो 8 से 24 तो ये 3, तो ये आ गया आंसर बच्चों 16/3 ओम। तो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया 16/3 ओम। 16/3 ओम इज द आंसर। आप चाहो तो इसको डायरेक्टली भी लिख सकते थे, देखो ये 8 ओम है, ये 16 ओम है। मैंने आपको एक ट्रिक बताया था कि अगर आपका डबल रेजिस्टेंस हो पैरेलल में, 8 का डबल 16 हो तो डबल वाले रेजिस्टेंस से डिवाइड बाई 3 हो जाता है, तो 16/3 आंसर था। तो ये आप देख के ओरली बता सकते थे, ये सॉल्व भी नहीं करना पड़ता आपको, अगर वो ट्रिक आपको याद है ना। तो मैंने कई सारी चीजें वहां पे बताई थी कैलकुलेशन की, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बच्चों, है ना। आई होप, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक है सर्किट को रीड्रॉ करने की। तो रीड्रॉ करके भी कई बार सर्किट बहुत आसानी से सॉल्व होता है, तो कभी आपको सॉल्वेबल ना लगे तो आप सर्किट को रीड्रॉ करने की कोशिश किया करो और फिर सॉल्व किया करो, तो सॉल्व हो जाया करेगा, है ना। तो आई होप आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस कैसे निकालते हैं वो क्लियर होगा। आप ये बच्चों हमने काफी सारे सवाल कर लिए हैं जिसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना हमने सीख लिया है। अब आपको जैसे करंट निकालने को आएगा कई सर्किट सवालों में, वो भी मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। वोल्टेज निकालने को आएगा, कभी वोल्ट मीटर लगा देगा तो वोल्टेज की रीडिंग निकालने को आएगा,
करंट एमीटर लगा देगा तो आपको करंट निकालने को आएगा। तो फिर ऐसे सवाल हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो उसके लिए पहले मैं आपको दो प्रकार की सर्किट बता देता हूँ, ताकि आपको जब ऐसे सवाल आए तो आपको निकालने में थोड़ी आसानी हो, है ना। तो वो दो सर्किट है, उसमें पहला जो सर्किट का नाम होता है उसको हम बोलते हैं वोल्टेज डिवाइडर सर्किट। वोल्टेज डिवाइडर सर्किट। अब ये वोल्टेज डिवाइडर सर्किट क्या होती है उसको हम समझ लेते हैं जल्दी से। मतलब ऐसी सर्किट जिसमें वोल्टेज डिवाइड होगा, करंट डिवाइड नहीं होगा, वोल्टेज डिवाइड होगा। तो आपको पता है ऐसी सर्किट जो होती है उसको बोलते हैं सीरीज सर्किट। सीरीज में ऐसी होता है ना, जैसे मान लीजिए ये दो रजिस्टेंसेस R1 और R2 आपके सीरीज में है, तो होगा क्या कि अगर आपने इसको बैटरी से जोड़ दिया, V वोल्ट की बैटरी से, तो आपको पता है कि इसमें करंट तो सेम रहेगी, आई R1 से भी आई करंट जाएगी और R2 से भी आई करंट जाएगी। तो क्या डिवाइड होगा? वोल्टेज। यानी जब वोल्टेज डिवाइड होता है तब आपका जो सर्किट होती है वो सीरीज में होती है। तो आपसे ये वोल्टेज जो डिवाइड हुआ है, V डिवाइड हो गया है V1 प्लस V2 में। तो V1 और V2 की वैल्यू हमें निकालनी होती है। तो V1 V2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो उसी सर्किट को जब हम सॉल्व करते हैं तो उसको वोल्टेज डिवाइडर सर्किट बोलते हैं ना। तो आई होप आपको वोल्टेज डिवाइडर सर्किट समझ में आया होगा। अब देखिए कैसे निकालेंगे। तो आप यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो जो V1 है वो है करंट इन द रेजिस्टेंस R1 एंड मल्टीप्लाइड बाई रेजिस्टेंस R1, ओम्स लॉ है ना। तो V1 हो जाएगा I इंटू R1। तो V1 की वैल्यू हो जाएगी I इंटू R1 और V2 की वैल्यू हो जाएगी I इंटू R2। बट हमें I की वैल्यू दी थोड़ी ना जाएगी, हमें पहले I की वैल्यू ही निकालनी पड़ेगी। तो I की वैल्यू हम यही निकाल लेते हैं, बाद में निकालने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम यहाँ पे निकाल लें बच्चों। तो देखो कैसे निकालेंगे कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं V1 I की वैल्यू लिख सकते हैं। अगर हम इसका R इक्विवेलेंट निकाल लें तो इसको हम ऐसे बना सकते हैं ना, R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा बच्चों इसका R1 प्लस R2। या अगर मैं सिंगल रेजिस्टेंस में इसको तोड़ दूं तो R इक्विवेलेंट ये हो जाएगा और इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना हो जाएगा V। तो जो करंट की वैल्यू है बच्चों I, उसकी वैल्यू आप लिख सकते हो यहाँ से। करंट होता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस अपॉन रेजिस्टेंस विच इज R इक्विवेलेंट विच इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो करंट की वैल्यू हो जाएगी V अपॉन R इक्विवेलेंट और V अपॉन R इक्विवेलेंट जो है बच्चों वो है R1 प्लस R2। अब I की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो तो V1 आ जाएगा, V2 आ जाएगा। तो V1 की वैल्यू मिलेगी बच्चों I V अपॉन R1 प्लस R2 और ये मल्टीप्लाइड बाई R1। वैसे आप V2 भी निकाल सकते हो, तो V2 आ जाएगा बच्चों कितना, V मल्टीप्लाइड बाई R2, मतलब V अपॉन ये मल्टीप्लाइड बाई R2 है, तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2, है ना। तो ये डायरेक्ट बच्चों आपको क्या मिल जाएगा, V1 V2 की वैल्यू मिल जाएगा। अब आप करंट की वैल्यू क्वेश्चंस में मत निकालना, ये फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर देना। मतलब क्या फॉर्मूला आप डायरेक्ट अप्लाई करोगे? अगर आपको जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट निकालना है, जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज निकालना है, तो टोटल वोल्टेज अप्लाइड इन द सर्किट मल्टीप्लाइड बाय corresponding resistance in which you have to calculate potential difference upon total sum of what resistances। तो total sum of resistance। अच्छा ये तीन के लिए वैलिड है। अगर यहाँ R3 होता तो फिर फॉर्मूला हो जाता VR1 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3, VR2 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3, और R3 में निकालते तो VR3 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3, है ना। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको करके बताता हूँ तो इस सर्किट का उपयोग आपको समझ में आ जाएगा। तो ये कैलकुलेशन आपको नहीं करनी पड़ेगी करंट निकालने वाली, डायरेक्ट आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे तीन रेजिस्टेंसेस आपको दिए जाएं, एक 2 ओम, एक 4 ओम और एक 6 ओम। और यहाँ पे बच्चों मान लीजिए बैटरी लगा दी गई है कितना, 12 वोल्ट की, या ऐसा मान लो 24 वोल्ट की बैटरी है, 24 वोल्ट की बैटरी है। तो आपको बच्चों इसमें निकालना है इसके अक्रॉस पोटेंशियल दैट इज V1, इसके अक्रॉस पोटेंशियल दैट इज V2, इसके अक्रॉस पोटेंशियल दैट इज V3। आप कैसे निकालेंगे? तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करो, करंट वरंट निकालने की कोई जरूरत नहीं है आपको, मैं तो सीधे सॉल्व कर लेता हूँ। तो यहाँ पे अगर V1 निकालना है तो टोटल पोटेंशियल दैट इज 24 वोल्ट मल्टीप्लाइड बाई V1 किसके करस्पॉन्डिंग निकाल रहे हैं, 2, तो 2 से डिवाइड कर दो, और टोटल सम तो 2 प्लस 4 6 प्लस 6 तो 12। तो बच्चों ये 12 और 24 2 टाइम्स, तो 2 इंटू 2 4 वोल्ट आ गया। वैसे आप V2 निकालो तो V2 भी डायरेक्ट निकाल सकते हो, टोटल पोटेंशियल 24 करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस 4 ओम अपॉन टोटल 12, तो ये 2, तो ये हो जाएगा बच्चों 8 वोल्ट।
वैसे ही आप V3 निकाल सकते हो, तो V3 कैसे निकाल सकते हो, करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस टोटल पोटेंशियल 24 करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस से 6 डिवाइड बाई 12, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 आएगा, तो 2 इंटू 6 12 वोल्ट। अब देखो 12 प्लस 8 20 और प्लस 4 24, देखो इनका सम 24 के बराबर आ रहा है। V1 प्लस V2 प्लस V3 V के बराबर आ रहा है, मतलब जो हमने किया है वो बिल्कुल सही है। ऐसे ही तो होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, याद करो मैंने आपको सीरीज सर्किट में समझाया था। तो आई होप आपको वोल्टेज डिवाइडर सर्किट कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे एक और सर्किट होती है, इसको बोलते हैं करंट डिवाइडर सर्किट, है ना। तो मान लीजिए आपका करंट में ये मेन करंट आपको आई पता है बच्चों, है ना, ये मेन करंट जो है वो आपको आई पता है, और यहां से फिर दो रेजिस्टेंस डिवाइड कर रहे हैं इस तरीके से, तो ये R1 ये R2, और फिर ये डिवाइड करके ये, तो मेन करंट आई चली गई, तो इस R1 से जो करंट आ रही है वो I1 है, इस R2 से जो करंट आ रही है वो बच्चों I2 है। तो आपसे बोला गया ये आपको पता है, आपको I1 और I2 निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले तो आपका ये दोनों पैरेलल में है, तो इनमें करंट डिवाइड हुई है ना बच्चों। इसमें क्या डिवाइड नहीं हुआ है, वोल्टेज डिवाइड नहीं हुआ है, इसलिए इस सर्किट को बोलते हैं करंट डिवाइडर सर्किट, करंट डिवाइडर। तो जब रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो करंट डिवाइड होती है, डिवाइडर सर्किट, और जब आप उनको सीरीज में जोड़ते हो तो वोल्टेज डिवाइडर होता है ना। तो करंट डिवाइडर है। अब I1 और I2 की वैल्यू हमें चाहिए, तो हम कैसे निकालेंगे I1 और I2 की वैल्यू। तो देखें सबसे पहले तो पोटेंशियल निकालने, तो आप देखें ये दो पॉइंट्स के बीच में क्या पोटेंशियल होगा, तो पहले इसका इक्विवेलेंट ले लें। तो ये आपने R इक्विवेलेंट बना लिया है ना। R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं बच्चों, R1 इंटू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, है ना, ये कर लिया। तो ये दो पॉइंट है। अब इसमें करंट आई आ रही है, तो इस एक रेजिस्टेंस से भी करंट आई ही आएगी, तो इनके अक्रॉस जो वोल्टेज है बच्चों वो कितना हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस हम वोल्टेज तो निकाल ही सकते हैं, किससे निकाल सकते हैं बच्चों, तो जो वोल्टेज इसमें होगा वो होगा करंट इंटू रेजिस्टेंस, मतलब आई इंटू आर इक्विवेलेंट। तो आई की वैल्यू तो आई है, और आर इक्विवेलेंट की वैल्यू है R1 मल्टीप्लाइड बाई R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, है ना। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया आर इक्विवेलेंट का, है ना बच्चों। अब हमें क्या करना है कि I1 और I2 चाहिए, तो जो वोल्टेज इनके अक्रॉस है वही वोल्टेज तो बच्चों इन दोनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस है, यही वोल्टेज जो हमने इक्विवेलेंट के अक्रॉस निकाला है। तो अगर हमें इन रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज पता है, तो इसमें I1 हो जाएगा वोल्टेज अपॉन R1 और I2 हो जाएगा वोल्टेज अपॉन R2। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं I1 इज इक्वल टू पोटेंशियल V है अपॉन R1। तो V की वैल्यू आपको दिया गया I R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, ये तो V की वैल्यू हुई, और डिवाइड बाई R1 है ही, तो R1 और R1 कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा I1, है ना, I1 की वैल्यू। तो I1 की वैल्यू आई बच्चों टोटल करंट मल्टीप्लाइड बाई जिस रेजिस्टेंस में निकाल रहे हो करंट, वो रेजिस्टेंस नहीं, दूसरा वाला रेजिस्टेंस। देखो हम R1 में निकाल रहे हैं, लेकिन R1 नहीं आ रहा है ऊपर, अब ये R2 आ रहा है, तो वोल्टेज में वही रेजिस्टेंस आता है, जबकि करंट में दूसरा रेजिस्टेंस आता है R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। और वैसे ही जब आप I2 निकालेंगे बच्चों, I2, तो I2 की वैल्यू आएगी V अपॉन R2, और V की वैल्यू है I R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, और डिवाइड बाई R2 था ही, तो ये R2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा I R1 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। लेकिन बच्चों ये जो फॉर्मूले आप सीख रहे हैं करंट डिवीजन के, जैसे वोल्टेज डिवीजन में ये एक दो में भी लग जाते थे, तीन में भी लग जाते थे, बट करंट में ऐसा नहीं होगा। ये जो फॉर्मूले आप सीख रहे हो कि टोटल करंट मल्टीप्लाइड बाई दूसरा रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, ये सिर्फ दो ही रेजिस्टेंसेस के लिए वैलिड है। अगर यहाँ तीसरा रेजिस्टेंस पैरेलल में होता तो ये नहीं लगता फॉर्मूला, फिर आपको ऐसे ही निकालना पड़ता, उसका आर इक्विवेलेंट निकालना पड़ता, कॉमन पोटेंशियल निकालना पड़ता, और फिर डिवाइड करके निकालना पड़ता। तो ये प्रोसेस होती है ना बच्चों। लेकिन दो रेजिस्टेंस है तो उनके लिए आप ये फॉर्मूले बड़ी आसानी से यूज कर सकते हो। तो क्या फॉर्मूला है उसका, मतलब एक सवाल करके हम कर लेते हैं ये फॉर्मूले बच्चों, है ना। तो जैसे मान लीजिए आपके पास 10 एम्पेयर की करंट आ रही है, और आपके दो रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं यहाँ से, एक ये और एक ये, लेट सपोज ऐसा, है ना, ये 10 एम्पेयर चला जाएगा। ये रेजिस्टेंस है बच्चों लेट सपोज 2 ओम, और ये रेजिस्टेंस है 4 ओम। तो आपसे बोला गया भाई कि बताइए कि करंट क्या होगी। तो इस ऊपर वाले 2 ओम से मान लीजिए करंट I1 है, नीचे वाले से मान लीजिए करंट जो है वो I2 है। तो अब हम निकाल लेते हैं। तो I1 का फॉर्मूला हमारे पास है, सॉल्यूशन अगर हम करेंगे
तो I1 का फॉर्मूला टोटल करंट दैट इज 10 एम्पियर मल्टीप्लाइड बाई दूसरा रेजिस्टेंस। तो I1 2 ओम में है तो उसका दूसरा रेजिस्टेंस 4 ओम डिवाइड बाई 6, तो ये 2 से ये 3 से, तो ये हो जाएगा 20/3 एम्पियर। वैसे I2 निकालना है तो टोटल करंट 10 ओम मल्टीप्लाइड बाई दूसरा रेजिस्टेंस, तो I2 4 में है तो उसका दूसरा 2 डिवाइड बाई 6, तो I2 आ जाएगा आपका 10/3 एम्पियर। तो इस तरीके से आप करंट डिवीजन रूल लगा के दो रेजिस्टेंसेस में करंट निकाल सकते हो। आपको ये प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली ऐसे निकाल सकते हो फॉर्मूला लगाकर। और वैसे दो हो या तीन हो, वोल्टेज वाला फॉर्मूला हर किसी के लिए वैलिड है, तो वहां से आप वोल्टेज निकाल सकते हो। बस ये करंट वाले में याद रखना कि ये सिर्फ दो ही रेजिस्टेंसेस के लिए वैलिड है फॉर्मूला। तीन होंगे तो फिर ये फॉर्मूला वैलिड नहीं रहेगा। नहीं तो आप ऐसा करने लगो कि I इंटू R1 मल्टीप्लाइड बाई R1 प्लस R2 प्लस R3, तो वो गलत हो जाएगा। ये केवल दो रेजिस्टेंसेस के लिए ही वैलिड है। तो आई होप बच्चों आपको दोनों प्रकार की सर्किट समझ में आई होंगी, वोल्टेज डिवाइडर सर्किट एंड करंट डिवाइडर सर्किट। तो देखो बच्चों, ये क्वेश्चन जो दिया गया है इसको कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे आप देखो तो पहले I1 और I2 निकाल लो। अभी वोल्ट मीटर को भूल जाओ, वोल्ट मीटर पे तो आएंगे। वोल्ट मीटर पे तो वो रीडिंग आएगी जो इस 5 ओम के अक्रॉस वोल्टेज होगा, है ना। तो इस 5 ओम में जो वोल्टेज होगा वही वोल्ट मीटर की रीडिंग होगी। तो वो तो हम निकालेंगे बाद में, पहले करंट तो निकाल लें, तब तो हम 5 ओम में वोल्टेज निकालेंगे। तो अभी वोल्ट मीटर को भूल जाओ। अगर यहाँ पे वोल्ट मीटर को भूल जाए तो ये 5 ओम और ये 5 ओम आपको कैसा दिखाई देगा बच्चों, सीरीज में। तो आप ऊपर की सर्किट में 10 ओम बना सकते हो। तो आपका जो सर्किट है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्यूशन में आप क्या कर सकते हो कि इस सर्किट को ऐसे देख सकते हो। ये ऊपर दोनों सीरीज में रेजिस्टेंस होकर जुड़ जाएंगे तो 10 ओम, और नीचे जो आपका रेजिस्टेंस है वो है 5 ओम, और फिर ये सर्किट यहाँ पे आके इस तरीके से आपका ये बच्चों 5 वोल्ट है ऐसे। अब आपको पता है कि ये पैरेलल में है तो वोल्टेज सेम है ना। वैसे भी मैंने आपको लिखना सिखाया ही है भाई कि अगर आपका ये बच्चों जीरो पोटेंशियल पर है तो ये भी जीरो है, और यहाँ पे जीरो है तो यहाँ पे 5 वोल्ट है, तो यहाँ भी 5 वोल्ट है ना। देखो वोल्ट मीटर से निकालना है करंट की, आई की वैल्यू निकालना, I1 निकालना, I2 निकालना, हमें सब निकालना। तो यहाँ से जो करंट जा रही है वो I1 निकालना है, ये I2 निकालना है, और जो 5 वोल्ट टोटल करंट निकाल रहा है तो वो आपका I भी निकालना है ना। सभी चीजें निकालनी है। तो अब हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कैसा होगा भाई, ये ऊपर 10 ओम ये 5 ओम, तो उसमें I1 जा रहा है, इसमें I2 निकाल जा रहा है, लेकिन इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है ना। इस 10 के अक्रॉस भी 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, और इस 5 ओम के अक्रॉस भी 5 वोल्ट का पोटेंशियल है। तो अगर हम ओम्स लॉ लगाएं तो बच्चों क्या क्या हो जाएगा आंसर, ओम्स लॉ में ये जो I1 हो जाएगा, ये I1 हो जाएगा आपका पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस 5 है, रेजिस्टेंस जो है वो 10 है, तो ये हो जाएगा 0.5 एम्पियर। तो I1 आ गया भाई 0.5 एम्पियर। वैसे I2 निकाल लो, तो I2 निकालने के लिए आप यहाँ पे भी पोटेंशियल डिफरेंस 5 है अपॉन रेजिस्टेंस 5 है, तो ये हो गया 1 एम्पियर। तो I2 भी आ गया 1 एम्पियर। अब देखो ये टोटल I है, तो यही तो I1 और I2 में 2T है। मतलब जो आपकी करंट I है इट इज द सम ऑफ I1 प्लस I2। तो दोनों का सम कर दो भाई, 0.5 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1.5 एम्पियर। तो आपकी करंट I आ गई भाई 1.5 एम्पियर। उसके बाद फिर क्या करना है आपको, वोल्ट मीटर रीडिंग चाहिए। अब वोल्ट मीटर रीडिंग तो वो है ना जो इस 5 ओम में क्या हुई है, 5 ओम के अक्रॉस जो वोल्टेज है, तो इसमें करंट आ रही है I1 और रेजिस्टेंस है 5, तो इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ है वो आप निकाल सकते हो। तो वोल्ट मीटर रीडिंग वही आएगी। तो वोल्ट मीटर रीडिंग इज इक्वल्स टू I1, ऊपर से करंट I1 इंटू मल्टीप्लाइड बाई 5 ओम का रेजिस्टेंस। तो I1 की वैल्यू है बच्चों कितनी, 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 5 विच विल बिकम 2.5 वोल्ट। तो 2.5 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर फॉर वोल्ट मीटर रीडिंग। तो ये सारी चीजें हमने निकाल दी है। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, 12 वोल्ट की बैटरी लगाया, नेटवर्क ऐसा है 5 ओम 10 ओम 10 ओम 5 ओम, ये पॉइंट बी, ये डी, ये सी और ये ई। ये टोटल करंट आई जा रही है, आपको इक्विवेलेंट निकालना, टोटल करंट आई निकालना, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड सी।
ये आपको निकालना है। तो कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो। आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लोगे तो टोटल करंट आई तो आ ही जाएगा। कैसे, देखिए यहाँ पर आप ये दोनों को देखेंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इनमें सेम करंट होगी। अगर मैं इस वाले में करंट I1 मान लूं आई से, और ये नीचे जो करंट है वो I2 आ जाए, तो ये टोटल रेजिस्टेंस बच्चों कितना हो जाएगा आपका सीरीज में, क्योंकि इसमें सेम करंट है तो इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा 15 ओम। और वैसे ऊपर वाले भी सीरीज में आ जाएंगे तो ऊपर वाले का भी हो जाएगा 15 ओम, है ना। ये तो पक्का, ये तो हमें पता है। अब ये 15 ओम और ये 15 ओम ये दोनों पैरेलल में होंगे, है ना बच्चों। और आपको याद होगा कि अगर इक्वल रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं एन, तो आर बाई एन होता है इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट जो हो जाएगा भाई वो हो जाएगा आर बाई एन, मतलब 15 बाई एन। कितने रेजिस्टेंस पैरेलल में, दो सेम वैल्यू के। तो 15 बाई 2 डिवाइड कर दो आप, तो जो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का आंसर आएगा वो तो सिंपल आ गया 7.5 7.5 ओम। अब जैसे ही आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया तो बच्चों आपका मेन, मैंने आपको बताया कि मेन करंट अगर बैटरी से निकालना आई तो उसका फॉर्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइंग अक्रॉस द नेटवर्क डिवाइड बाई टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो हम ये करेंगे तो हमारी मेन बैटरी कितनी है बच्चों, 12 वोल्ट की, डिवाइड बाई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो ये मेन करंट आई की वैल्यू भी मिल जाएगी यहाँ से। तो आप इसको अगर सॉल्व करोगे 12 अपॉन 7.5 को, तो ये आ जाता है 1.6 एम्पेयर। तो ये आपका एम्पेयर में आंसर आ जाएगा। ठीक बच्चों, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि थर्ड निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बी एंड सी। तो ये वाला पॉइंट सी है तो बच्चों ये भी सी है, यानी ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है थर्ड वाला बी सी, ये एक्चुअली में इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस 10 ओम। यही है ना, इसमें से पोटेंशियल डिफरेंस ये अक्रॉस किसका है बच्चों, 10 ओम का है। अब इसके लिए हमें I1 निकालना पड़ेगा। तो I1 की क्या वैल्यू होगी भाई, मेन करंट हम I जानते हैं, मेन करंट I कितना है भाई 1.6। तो हमें अगर I1 चाहिए तो अब यहाँ पर देखो ये इस तरीके से ना, ये बच्चों I आ रहा है और फिर ये दो पैरेलल ब्रांच में टूट गया। ऊपर वाली ब्रांच का 15 ओम, इसमें I1 आ रहा है, और नीचे वाली ब्रांच का I2, उसका भी रेजिस्टेंस कितना है बच्चों 15 ओम। तो आपको याद होगा मैंने करंट डिवाइडर सर्किट आपको पढ़ाया था, है ना। तो उसमें हम I1 लिख सकते हैं मेन करंट I मल्टीप्लाइड बाई जिसमें निकाल रहे हो उसके अपोजिट, लेकिन यहाँ पे दोनों इक्वल हैं तो इससे कोई लेना देना नहीं है, और डिवाइड बाई इनका टोटल। तो नीचे आ जाएगा 2 15 प्लस 15 मतलब 2 टाइम्स ऑफ 15। तो जब इक्वल रेजिस्टेंसेज होते हैं बच्चों तो जो करंट है वो बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, इसलिए I1 जो है वो I/2 होगा और I2 भी I/2 होगा, है ना। तो I/2 का मतलब I जो है 1.6/2, तो ये हो जाएगा बच्चों 0.8 एम्पियर। तो हमें I1 की वैल्यू मिल गई 0.8 एम्पियर। अब हमें VC चाहिए, तो VC क्या है, इस 10 ओम के अक्रॉस का वोल्टेज। इसमें से करंट I1 जा रही है 0.8 मल्टीप्लाइड बाई 10 कर दो आप, तो वोल्टेज अक्रॉस ये मिल जाएगा, ओम्स लॉ लगाएंगे तो ये आंसर ही मिल जाएगा। वोल्टेज अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बी एंड सी इज इक्वल्स टू I1 मल्टीप्लाइड बाई 10 ओम, और I1 की वैल्यू 0.8 एम्पियर मल्टीप्लाइड बाई 10, तो दिस विल बिकम 8 वोल्ट। तो आपका आंसर आएगा इसका 8 वोल्ट। तो तीनों निकाल दिया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 7.5 ओम, करंट जो है वो 1.6 एम्पियर, और पोटेंशियल डिफरेंस जो बिटवीन है वो 8 वोल्ट आ गया, है ना बच्चों। तो इस तरीके से आपको सर्किट सॉल्व करने होते हैं। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। देखिए बच्चों ये क्वेश्चन दिया गया है, ये सर्किट है, अरेंजमेंट है, 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है। आपको बताना है कि क्या करंट बैटरी से निकलेगी, टोटल करंट, है ना। तो देखो बच्चों घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसे बड़े बड़े नेटवर्क दिखे रहते हैं, बट ये बहुत आसान होते हैं। अब आप जरा इसको सॉल्व करोगे, ये तो आपको ये दिख रहा है कि ये 4 और जो 1 ओम है, ये बच्चों आपका कितना हो गया सीरीज में, तो ये 5 ओम हो गया। फिर ये 1 ओम और 4 ओम देखोगे तो ये 5 ओम दिखाई देगा आपको। वैसे ऊपर देखोगे तो ये 1 ओम और ये, तो ये 5 ओम हो गया। ये दोनों सीरीज में है तो ये 5 ओम हो गया। अब आपका सर्किट बन क्या गया है, ये 7 ओम का तो सर्किट था ही। अब यहाँ पे देखो ये 5 ओम और ये 5 ओम पैरेलल में, तो पैरेलल कंबाइन करोगे तो दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के 5 5, तो डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/2 ओम।
वैसे ये भी दोनों पैरेलल में है तो ये भी हो जाएगा 5/2 ओम। और फिर ये किससे जुड़ जाएगा यहाँ पर, इस बैटरी के साथ 6 वोल्ट। ये मेन करंट आई चाहिए। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो आप। तो देखो ये 5/2 प्लस 5/2 करोगे तो 5 ओम आ जाएगा, और ये 7। तो आपका जो आर इक्विवेलेंट है उनमें ये सब सम हो जाएगा, 7 प्लस सीरीज में क्योंकि सारे 5/2 प्लस 5/2। तो सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 12 ओम। अब 12 ओम आ गया तो करंट आप जानते हो, नेट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस सर्किट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो ये हो जाएगा 6/12। तो इट विल बिकम 0.5 एम्पेयर। तो दिस इज अवर आंसर। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि हमने इसको कैसे सॉल्व किया है। तो देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ एमीटर इन द गिवन सर्किट व्हेन ए की के इज ऑफ एंड बी द के की इज ऑन। तो आपको ये वाली की जो है के, वो एक बार ऑफ करनी है और एक बार ऑन करनी है, और एमीटर में क्या रिजल्ट आएगा, क्या अंतर आएगा, वो आपको बताना है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले केस में तो ए पार्ट के लिए जो के है, की है, के इज ऑफ, ऑफ कर दो आप। तो अगर इसको ऑफ कर दोगे तो ये ओपन सर्किट हो जाएगा, अब तो कनेक्शन है ही नहीं ना। तो इस 8 ओम का रेजिस्टेंस का कोई मतलब नहीं है। मतलब जब आपने की ऑफ कर दी तो जो सर्किट डायग्राम बनेगा वो 8 ओम का मतलब नहीं रह जाएगा। तो सिर्फ कौन बचेगा बच्चों, 4 ओम, क्योंकि ऑन हो गया ना, तो इस रेजिस्टेंस का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। और ये 2 ओम था ही, और ये 9 वोल्ट की बैटरी है ही बच्चों, और यहाँ पे एमीटर। तो अब जो इसमें करंट जाएगा, 9 वोल्ट की बैटरी ऐसी है तो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल, ये जो करंट जा रही है इस करंट का ही तो रीडिंग लेगा ना एमीटर। तो एमीटर की जो रीडिंग होगी ये आई होगी। अब आई कैसे निकालेंगे, ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में हो गए 6 ओम, तो आर इक्विवेलेंट 6 ओम हो गया, और टोटल वोल्टेज 9 हो गया। तो जो आपकी रीडिंग है एमीटर की इसमें, मतलब वो करंट आई, तो आई की वैल्यू हो जाएगी टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विच इज 6 ओम। तो ये आ जाएगा बच्चों कितना, अगर करेंगे तो 3/2 यानी कि 1.5 एम्पेयर। तो ये पहले केस का आंसर हो गया। फिर हम सेकंड केस की बात करें अगर बी की, तो अब जो की है, की के इज ऑन। तो अगर आप ऑन कर दोगे तो फिर ये भी सर्किट में आप पार्ट आ जाएगा। तो फिर देखो बच्चों, ये दोनों भी आपको कंसीडर करने पड़ेंगे। 8 ओम और आ जाएगा, तो यहाँ पे 4 ओम था ही। अब बच्चों 8 ओम और यहाँ पर कनेक्टेड हो गया है की ऑन करने के बाद, और यहाँ पे 2 ओम है, और यहाँ पर 9 वोल्ट की बैटरी है और एमीटर लगा हुआ है ना, इस तरीके से। अब ये सर्किट है, तो ये दोनों आपके कैसे हो गए बच्चों, पैरेलल में। अभी भी करंट तो यही होगा, जो यहाँ से आई मेन करंट आई जो ये बैटरी देगी उसी को तो ये रीड करेगा, और यहाँ से आई आएगी, यहाँ से डिवाइड होगी I1 I2, लेकिन ये तो आई को रीड करेगा ना। तो आई निकालना है तो आर इक्विवेलेंट निकाल लो और डिवाइड बाई 9 वोल्ट, 9 वोल्ट से डिवाइड कर दो तो आंसर मिल जाएगा। तो ये दोनों कैसे हैं बच्चों, आपके पैरेलल में। तो आप यहाँ पे सॉल्व करोगे तो 8 ओम इज पैरेलल विथ 4 ओम। तो अगर हमें दो रेजिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है तो R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो R1 इंटू R2, तो 8 इंटू 4 अपॉन प्लस कर दें। तो बच्चों ये 4 से जाएगा तो ये 3, तो आंसर आ गया आपका 8/3 ओम। तो ये दोनों हो गए 8/3 ओम। अब ये 8/3 ओम, ये 2 ओम सीरीज में है, तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी बच्चों, जो आपका ये आया 8/3 ओम इज सीरीज विथ 2 ओम। तो इन दोनों को ऐड कर दो डायरेक्ट, 8/3 प्लस 2, तो 3 जाएगा तो 6, तो ये हो जाएगा 14/3। तो आपका जो रेजिस्टेंस आया आर इक्विवेलेंट वो 14/3। अब ये करंट निकालना है एमीटर की, तो आई की वैल्यू हो जाएगा टोटल पोटेंशियल अपॉन आर इक्विवेलेंट। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है 9 वोल्ट अपॉन आर इक्विवेलेंट, तो वो है बच्चों 14/3। तो आप ये सॉल्व करोगे तो 9 इंटू 2 27 अपॉन 40, तो ये आपका एम्पेयर करंट आ जाएगा इतना, है ना। फिर सॉल्व करना चाहो तो 1.9 समथिंग इसका आंसर आएगा, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। तो 27 अपॉन 14 एम्पेयर, तो ये आपका आंसर हो गया। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या होता है कि प्रैक्टिकल रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, और बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है, 3-4 बार पूछ चुका है
इसलिए मैंने ये क्वेश्चन दिया है। यहाँ पे देखो क्या बोलेगा कि यहाँ पे कंडक्टर है, कंडक्टर के अक्रॉस आपने वोल्टेज लगा दिया है तो उसमें करंट आई जाएगी। उसको नापने के लिए एमीटर लगाया और वोल्टमीटर लगाया। एमीटर जो है वो मिली एम्पियर का रेंज का है और इस तरीके से उसमें डिविजन्स दिए हैं, मतलब उसका डायल आपको दिखा रहा है। जो प्रैक्टिकल आप देखते हो उसको बना दिया है डायग्राम उसने। तो 0 100 मिली एम्पियर, 200 मिली एम्पियर, 300 मिली एम्पियर। तो यहाँ पर ये 400 और 300 के बीच में या 100 एंड 200 के बीच में यहाँ पे 10 डिविजन्स है ना। ये आपको देखकर गिनकर पता चलेगा। तो यहाँ पर मैंने तो उतना अच्छा डायग्राम नहीं बनाया है, लेकिन जब आपको क्वेश्चन आएगा पेपर में तो आपको ये बहुत अच्छे से क्लियरिटी के साथ समझ में आएगा कि कितने नंबर ऑफ डिवीजन है। तो आप नंबर ऑफ डिवीजन काउंट कर लेना। और ये जो डिवीजन है ये 5th डिवीजन पर बच्चों पॉइंट कर रहा है। आपको डायग्राम से उतना समझ में नहीं आएगा क्योंकि मुझसे उतना क्लैरिटी से डायग्राम नहीं बन पाया है, लेकिन जब आप देखेंगे, जब वो प्रिंटेड फॉर्म में होगा तो आपको क्लियरली दिखाई देगा कि, तो देखिए बच्चों यहाँ पर आपको ये 5th डिवीजन में है ना। तो जब आपको एग्जाम में पूछा जाएगा प्रिंटेड फॉर्म में तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि ये कहाँ पॉइंट कर रहा है। अभी मैंने लिख दिया है, उतने अच्छे समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने बोला कि ये पॉइंट आउट कर रहा है जो वो 5th डिवीजन पे कर रहा है और टोटल 10 डिवीजन है। वैसे आपका ये वोल्ट मीटर है, ये वोल्ट्स में रीडिंग दे रहा है, उसमें V लिखा है मतलब वोल्ट में दे रहा है, MA लिखा है मतलब मिली एम्पियर्स में, अगर A लिखा होता तो एम्पियर होता वो, है ना। और उसके बाद फिर ये जब वोल्ट मीटर की रीडिंग देख रहे हो तो ये यहाँ आके रुक गया है, यानी 7 और 8 वोल्ट के बीच में। और इसमें जो दो आपके रीडिंग्स हैं, जैसे 0 से 1, 1 से 2 या 7 से 8, उसके बीच में 5 डिवीजन है। और ये जहां पे आके रुका है वो आपका 3rd डिवीजन है ना। अब हम देख, इसमें नहीं दिख रहा है, डायग्राम उतने अच्छे से नहीं बना पाया हूं मैं, इसलिए ऐसा हो रहा है, इसलिए मैंने लिख दिया। लेकिन जब आपको प्रिंटेड फॉर्म में आएगा एग्जाम में तो ये बहुत क्लियरली समझ में आता है कि किधर पॉइंट आउट करना है। वहां पे लिख के नहीं देगा वो, आपको वो क्वेश्चन को देखकर उसमें पॉइंटर देखना पड़ेगा कि वो किस पॉइंट पे कर रहा है। तो 3rd डिवीजन मान लेते हैं और इसमें टोटल 5 डिवीजन है ना बच्चों। तो अब ये बात तो समझ में आता। अब आपसे रेजिस्टेंस पूछा है तो रेजिस्टेंस का जो वैल्यू होगा बच्चों ये तो आपको समझ में आता है। अगर आपको वोल्ट मीटर और एमीटर की रीडिंग मिल गई है तो वोल्ट अपॉन करंट कर लो तो आंसर मिल जाएगा। अब वोल्टेज कैसे निकालेंगे तो उसके लिए आपको ये डिवीजन देखना पड़ेगा वोल्ट मीटर का। अब ये तो पता है हमें कि जो वोल्टेज है कंडक्टर के अक्रॉस वो 8 वोल्ट से कम है और 7 वोल्ट से ज्यादा है, लेकिन 7 वोल्ट और 8 वोल्ट के बीच में इसकी वैल्यू क्या है ये निकालना जरूरी है। तो अभी हमने देखा कि भाई इसमें 7 to 8 कितने नंबर ऑफ डिविजन्स हैं, 5 डिविजन्स है ना। मतलब यहाँ पे 5 डिविजन्स हैं अगर 7 to 8 वोल्ट में, यानी कि कितने वोल्ट के गैप में, 1 वोल्ट के गैप में 5 डिविजन्स आ रहा है। मतलब 1 वोल्ट का जो गैप है, 5 डिविजन्स जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 वोल्ट को। तो 1 डिवीजन किसको रिप्रेजेंट करेगा बच्चों, 1 डिवीजन किसको रिप्रेजेंट करेगा। अगर 5 वोल्ट जो है, 5 डिवीजन जो है वो 1 वोल्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो 1 डिवीजन जो रिप्रेजेंट करेगा वो 1/5 वोल्ट को करेगा। सिंपल यूनिटरी मेथड, ये तो हमें समझ में आता है भाई। लेकिन हमारे कितने डिवीजन हैं बच्चों, अगर 1 डिवीजन 1/5 वोल्ट को शो करेगा तो हमारे यहाँ पे 7 के बाद कितने डिवीजन है, 1 2 3, ये 3rd डिवीजन पर पॉइंट आउट कर रहा है ना। तो 3 डिवीजन में कितना वोल्ट हो जाएगा बच्चों, 3/5 वोल्ट। आई होप आपको क्लियर होगा, समझ में आ रहा होगा, है ना। तो 3/5 वोल्ट 3 डिवीजन में आता है, लेकिन ये वोल्ट रीडिंग नहीं, ये तो 3 डिवीजन है, ये तो पूरा यहां से चलेगा ना बच्चों। तो 7 वोल्ट प्लस 3 डिवीजन का वोल्टेज दैट इज 3/5, ये आपका टोटल वोल्ट मीटर की रीडिंग है। तो 7 प्लस 3 डिवीजन का जो वोल्ट है 3/5, उसको लिखना पड़ेगा। वैसे ही आप करंट के लिए देखें तो जब आप एमीटर में देख रहे हैं तो एमीटर में क्या हो रहा है कि 300 से लेके 400, तो 300 से 400 मतलब 100 मिली एम्पियर के गैप में कितने डिविजन्स आ रहे हैं, 10 डिविजन्स, है ना बच्चों। ये आप काउंट कर पाओगे जब आपको एग्जाम में पेपर आएगा। तो 10 डिविजन्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं 100 मिली एम्पियर के गैप को। तो 1 डिवीजन में कितना मिली एम्पियर का गैप होगा बच्चों, 10 से डिवाइड कर दो तो 10 मिली एम्पियर। अब आप ध्यान से देखें तो ये 5th डिवीजन को कर रहा है, तो 5 डिविजन्स में कितने मिली एम्पियर की करंट होगी, 50 मिली एम्पियर। अब देखो ये 50 मिली एम्पियर है और 300 को ऑलरेडी क्रॉस कर गया, तो ये 350 मिली एम्पियर है, तो नीचे आ गया 350 मिली एम्पियर।
अच्छा, मिली एम्पेयर मतलब एम्पेयर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ आएगा। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे आप, तो ध्यान से देखो, तो ये हो जाएगा बच्चों कितना, 5 से 7 मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 35, 35 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 38, और ये 5 नीचे आ जाएगा बच्चों, है ना, तो ये 5 मल्टीप्लाइड बाई 350, और ये 10⁻³ जो है बच्चों वो ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से एक जीरो और एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा भाई, ये 2 बचेगा। तो ये 3800 डिवाइड बाई, अब 5 इंटू 35 कितना होगा बच्चों, देखो मल्टीप्लाई कर लो, तो 5 5 जा 25, और 5 3 जा 15, और उसमें 2 ऐड हो जाएगा 25 का जो कैरी आया था, तो 175 हो जाएगा। अब आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा और इसका आंसर निकालना पड़ेगा। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा कितना भाई, 300 डिवाइड बाई 175, जब आप करोगे तो ये आता है भाई 21.71 ओम। तो ये आपका आंसर होगा। मतलब आपको ऑप्शन दिया जाए या कुछ दिया जाए तो ये आपको आंसर लिखना पड़ेगा। तो इस टाइप के सवाल भी पूछे जाते हैं प्रैक्टिकल बेस्ड, है ना, और कई बार पूछ चुका है बोर्ड। तो आई होप अब आपको क्लियर होगा कि इस टाइप के सवाल कैसे किए जाएंगे। आपको रीडिंग निकालना है, पहले आपको देखना पड़ेगा कितने नंबर ऑफ डिवीजन हैं, वो कितने गैप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 1 डिवीजन का गैप निकाल लेना डिवाइड करके, फिर उसमें जितने भी डिवीजन को वो पॉइंट आउट कर रहा है उस डिवीजन का निकाल लेना, और उससे पहले जो नंबर है उसको ऐड कर देना, तो आपका करंट और वोल्टेज आ जाएगा। और तो ये तो मैंने आपको थोड़ा सा और डिफिकल्ट पूछ लिया है। जब बोर्ड में जो मैक्सिमम टाइम पूछा गया है वो सिर्फ यहाँ पे ये पूछ लेता है आपका कि मिली एम्पेयर क्या है, इसमें क्या रीडिंग है, वोल्ट का दे देगा तो वोल्ट मीटर रीडिंग क्या है, रीडिंग पूछता है। लेकिन रेजिस्टेंस भी पूछ ले तो कोई दिक्कत नहीं है, रीडिंग आप निकाल लो और डिवाइड कर दो, तो रेजिस्टेंस आपको मिल जाएगा। तो आई होप बच्चों आपको ये पॉइंट क्लियर होगा।